This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निर्बलो विकलो के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दंभ पाखंड छूट, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट भी उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और हमारी फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसके प्रसारित होने पर इसे देखेंगे और सुनेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ की मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति मिली है और इतनी उन्नति मिली है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज के क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग BHB में सेकेंड सेमेस्टर पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था इसमें मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, तो उसी पे आगे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं।
उसी के आगे हम लोग इसी को चर्चा करेंगे। अगर हम लोग मानते हैं कि सेल सबसे छोटा है शरीर में, बीएचबी के हिसाब से सेल शरीर में सबसे छोटा है। कई सेल मिल करके हम लोग टिश्यू बनाते हैं। एक तरह के सेल मिल करके टिश्यू बनाते हैं, और टिश्यू बनाने के बाद जो कई टिश्यू मिल करके एक ऑर्गन की संरचना करते हैं, और ऑर्गन की संरचना करने के बाद एक सिस्टम बनाते हैं, और एक सिस्टम, कई सिस्टम मिलकर के हमारे शरीर की रचना करते हैं। ये हमारा इस तरह का। अब अगर पूरे सिस्टम की ध्यान दिया जाए तो सारे सिस्टम्स में हमने अभी तक बताया था कि नॉर्मली हमारे 3 सिस्टम की बात हम लोगों ने की थी, चार सिस्टम की बात, कि हमारा रक्त बनता है, तो रक्त बनाने का जो प्रक्रिया है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से बनती है। फिर हम लोगों ने कहा कि भाई अगर इस रक्त को ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए, जो हार्ट और उसके एक्सेसरीज जो आर्टरीज और वेन्स मिलकर करती हैं। उसमें हम लिम्फेटिक सिस्टम को भी शामिल कर सकते हैं। तीसरा हमने कहा था कि मान लीजिए किसको कितना रक्त चाहिए। रक्त से हीमोग्लोबिन जाता है, आरबीसी जाता है, हीमोग्लोबिन जाता है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से जाता है ऑक्सीजन। यही ऑक्सीजन जो है ऊर्जा बनाता है अल्टीमेटली। तो इसी ऊर्जा की खपत चाहिए हमारे सब सेल को। हमारे सेल को आवश्यकता होती है इस ऊर्जा, इस ऑक्सीजन की। तो वो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक सिस्टम तय करता है, और वो सिस्टम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। लेकिन किसको कितना रक्त चाहिए, कितनी ऑक्सीजन चाहिए, ये कौन तय करेगा? ये तय करने के लिए हमारे पास 2 सिस्टम है। उन सिस्टम का नाम है, एक का नाम है गरिमा मैडम, एक का नाम है, 2 कंट्रोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं। 2 कंट्रोलर सिस्टम कौन है? एक का नाम है नर्वस सिस्टम, दूसरे का नाम क्या है बताइए? जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल या रेगुलेट करता है। 2 ही सिस्टम है जो रेगुलेट करते हैं। एक सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम, दूसरे का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये 2 सिस्टम हम लोग 4 सिस्टम 5 सिस्टम की बात अभी तक कर रहे थे। अब अगर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, तो नर्वस सिस्टम सबसे अधिक इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि वही मूलतः कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम के बाद अगर कोई सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है तो वो रिप्रोडक्शन सिस्टम है, क्योंकि यही ऐसा सिस्टम है जो आपके संसार में कोई अपने तरह के प्रतिनिधि, अपने तरह के एजेंट, अपने तरह का जीव के सृष्टि के लिए जिम्मेदार है। तो दिस इज नोन एज रिप्रोडक्शन सिस्टम। तो अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं शुरुआत में, फिर हम आएंगे फीमेल में। प्रत्येक जीव संसार में रहते हुए अपनी ही जाति माने जीव वर्ग, हम लोग सब नाम मेमेलिया सब नाम दिए हुए हैं, और साइंस ने पूरे सबको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं हर जीव को। तो जीव वर्ग, हम जाति की जब बात करते हैं तो यहाँ जीव वर्ग की बात करते हैं। कोई एक क्लासिफिकेशन है, उस जीव वर्ग का एक प्रतिनिधि अपना चाहता है कि अपनी जाति का कोई प्रतिनिधि उत्पन्न करने की इच्छा है, ताकि वो जाति संसार से नष्ट न हो पाए। ये उसके पीछे साइकोलॉजी है, यही रिप्रोडक्शन है। दूसरा क्या है? ह्यूमन डू नॉट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब अगर मानव की बात करें तो मानव सारे फर्टिलाइजेशन के माध्यम से ही रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन में। दूसरा, इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड थ्रू फर्टिलाइजेशन, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ही फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, और वो फर्टिलाइजेशन जब सेक्सुअली होगा तभी जाके बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि कुछ जीवों में ऐसा हो सकता है कि वो सेक्सुअली ना हो, एसेक्सुअली भी होता होगा। तो ओविपेरस जो एनिमल, अभी हम लोग जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फूलों वगैरह परागों में होता है, वो एसेक्सुअली भी करते हैं। ओविपेरस एक शब्द है जो एनिमल एग प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग एनिमल सब कहलाते हैं, मानव भी एनिमल है। जो एनिमल एग प्रोड्यूस करते हैं और उनमें कुछ समय बाद परिवर्तन के फलस्वरूप जीवित प्राणी निकलता है, उसे ओविपेरस कहते हैं। ओवम,
ओवम से ओविपेरस माने एग प्रोड्यूस करेंगे, और वो सीधे के सीधे कुछ समय बाद उसमें कुछ फिजिकल परिवर्तन होगा और उसके बाद जीवित प्राणी उससे में से निकलेगा। ये उदाहरण स्वरूप क्या है, पक्षियों में और अन्य प्रजातियों में। वीवीपेरस क्या है? अब दूसरा हम लोग वीवीपेरस वाले हैं, जो एनिमल एग के स्थान पर सीधे बेबी डिलीवर करते हैं वो वीवीपेरस कहलाते हैं। यानी ऑलरेडी फीमेल के वूम में वहां पर ऑलरेडी जो है वो जो टाइम टेकन है वो टाइम टेकन वहां पर रहता है और उसके बाद सीधे के सीधे बेबी डिलीवर करते हैं। ये एनिमल, हम लोग ह्यूमन जो है वो एनिमल इसी वीवीपेरस श्रेणी में आते हैं। सेक्स का निर्धारण क्या है? किसी भी जीव के सेक्स निर्धारण के मापदंड निम्नवत है। पहला, क्रोमोसोमल या जेनेटिकल सेक्स। जेनेटिक, प्रत्येक सोमैटिक, जैसे हम लोग सोमैटिक माने हम लोग, प्रत्येक सोमैटिक सेलुलर न्यूक्लियस में 23 जोड़े सबको यस क्रोमोसोम ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ये पेड़ है, कि ये पौधा है, कि ये कौन सा जाति का है, ये मानव है, ये पशु है। ये इन सब का, ये सारी एक्टिविटी या सारा का क्लासिफिकेशन हम क्रोमोसोम्स के माध्यम से जान सकते हैं। तो हमारा मानव जो है, जो मानव है उसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। प्रत्येक सोमैटिक सेलुलर न्यूक्लियस में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। यही हेरिडेटरी फैक्टर्स को समाहित किए रहते हैं। इन्हीं में जो हमारे आनुवांशिक गुण होते हैं वो इसी में ट्रांसफर होते हैं, यही जीन्स कहलाते हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम के जोड़े में एक क्रोमोसोम मां से और एक पिता से मिलता है। ये जो 23 जोड़े में एक जोड़ा की बात कर रहे हैं, एक जोड़े में एक क्रोमोसोम, प्रत्येक क्रोमोसोम के जोड़े में से जो भी जोड़ा हो, जितने भी जोड़े होंगे उसमें एक जोड़े में एक क्रोमोसोम मां से मिलेगा और एक पिता से मिलेगा। दूसरा क्या है? दूसरा निर्धारण क्या है? गोनैडियल सेक्स। इसमें यह तय होता है कि पुरुष अगर है तो उसमें 2 टेस्टिस होनी चाहिए और नारी है तो 2 ओवरीज होनी चाहिए। तो ये गोनैडिकल सेक्स का निर्धारण होता है। तीसरा होता है जेनिटल सेक्स। अब ये तो गोनैड्स की बात आ गई कि टेस्टिस है, ओवरीज है। अब जेनाइटल सेक्स में क्या होगा? पुरुष में पेनिस होगा और नारी में वेजिना होगी। चौथा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको बोलते हैं साइकोलॉजी। कोई भी व्यक्ति मन से क्या सोचता है, क्या व्यवहार करता है, वो भी निर्णायक होता है। पुरुष और नारी के मन में क्या सोचता है, मानसिकता के आधार पर विसंगतियां कितनी होती हैं। देखिए, सेक्सो एस्थेटिक इन्वर्जन, अपोजिट सेक्स के व्यवहार हाव भाव को अपनाना। ये क्या करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, जो सेक्सो एस्थेटिक इन्वर्जन होता है इसमें अपोजिट सेक्स के प्रति जो ऐसा होता है कि लगाव कि उसके हाव भाव को अपनाना चाहते हैं, उसके व्यवहार को अपनाना चाहते हैं, मेल फीमेल, फीमेल मेल के। दूसरा यूनिज्म, यूनिज्म कहलाता है किसी पुरुष द्वारा नारी के हाव भाव को अपनाना, ये यूनिज्म कहलाता है। तीसरा ट्रांसवर्टिज्म, अपोजिट सेक्स के वस्त्रों को पहनने की विकृत अभिलाषा। ट्रांसवर्टिज्म में अपोजिट सेक्स के वस्त्रों को पहनने की, उसके वस्त्रों को पहनने की जो अभिलाषा होती है उसको ट्रांसवर्टिज्म बोलते हैं। सेक्स निर्धारण हेतु क्रोमोसोम्स की संख्या। अब अगर हम लोग कहते हैं कि मनुष्य, तो मनुष्य तय है कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम, सब में, सारे मनुष्यों में, मनुष्य में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होंगे। 23 जोड़े में 23 पेयर। तो 22 पेयर माने 44 ऑटोसोम कहलाते हैं। ऑटोसोम इसमें क्या, ये तय क्या करते हैं, ऑटोसोम से तय होता है कि आपका आंख, आपकी नाक, आपका मुंह या आपका शारीरिक गठन कैसी होगी। आंख नीली होगी, आंख काली होगी, चेहरा ऐसे होगा, ये सब सारी चीजें तय होंगी आपके शारीरिक गठन से लेकर 22 पेयर ऑटोसोम ये तय करेंगे। अब बचा एक जोड़ा केवल। तो ये जो है, ये वाले 22 जोड़े, ये आपके ऑर्गन्स की संरचना, कोई भी बॉडी में सारे ऑर्गन्स हैं, एक सारे ऑर्गन्स नॉर्मल समान है, नाक मुंह
सारे वो। तो ये इस ऑर्गन की संरचना के ब्लूप्रिंट रहते हैं, क्योंकि सब जीन्स में ब्लूप्रिंट होता है, तो वो होता है कि ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे होंगे, तो उन्हीं के आधार पर हम लोग तय करते हैं कि ये उनका उनके मिलता है, ये उनसे मिलता है, ये उनसे मिलता है। ये जो मिलने वो है, यही आपका 22 पेयर ऑटोसोम तय करते हैं। एक जोड़ा यानी 2 क्रोमोसोम ये सेक्स जेंडर तय करते हैं, सेक्स का निर्धारण करते हैं। अगर नारी है तो एक्स एक्स क्रोमोसोम, और अगर पुरुष है तो एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक्स एक्स क्रोमोसोम आकार और संरचना में समान होते हैं, ठीक है। तो एक्स एक्स जहां जिसमें एक्स एक्स है तो वो आकार में भी और संरचना में, स्ट्रक्चर भी वही होगा, आकार भी होगा। लेकिन जहां एक्स और वाई है तो वो वाई क्रोमोसोम आकार में एक्स क्रोमोसोम से छोटा होगा। एक्स क्रोमोसोम बड़ा होता है, वाई क्रोमोसोम छोटा होता है। अब स्पर्म बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में पुरुष 2 प्रकार के गैमीट बनाता है, ठीक है। गैमीट, तो गैमीट को गैमीट नारी या पुरुष, गैमीट जो होता है वो नारी पुरुष के लिए गैमीट एक जैसे हम लोग सेल की बात करते हैं, शरीर का सेल, तो यहाँ गैमीट कहलाएगा। अगर आप रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करेंगे तो यहाँ गैमीट कहलाएगा। तो रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वह गैमीट कहलाएगा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि बॉडी के लिए हम कहते हैं सेल, हम लोग कहते हैं कि न्यूरॉन, ब्रेन के लिए न्यूरॉन, हम कहते हैं नेफ्रॉन किडनी के लिए, तो यहाँ हम लोग गैमीट कहेंगे। जब भी कभी रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात आएगी तो रिप्रोडक्टिव सेल जो होगा उसको गैमीट कहा जाएगा। मेल गैमीट कौन सा होगा? स्पर्म, नेचुरली मेल गैमीट स्पर्म कहेंगे, और फीमेल गैमीट को ओवम कहेंगे। पुरुष के 50% स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होंगे और 50% स्पर्म में वाई क्रोमोसोम होंगे। ये इसके विपरीत नारी के गैमीट यानी ओवम बनने की प्रक्रिया ओजेनेसिस, वहां स्पर्मेटोजेनेसिस था, यहां ओजेनेसिस कहलाएगी। और इस ओजेनेसिस में इनमें सारे के सारे एक्स क्रोमोसोम ही होंगे, आकार के आधार पर एक्स और वाई रखा गया है। यदि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में नारी के एक्स क्रोमोसोम से पुरुष का एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो बच्चे का सेक्स फीमेल चाइल्ड का होगा, और अगर नारी के एक्स क्रोमोसोम से पुरुष का वाई क्रोमोसोम मिलता है तो बच्चे का सेक्स मेल चाइल्ड का होगा। इस प्रकार नारी और पुरुष दोनों के क्रोमोसोम फीमेल मेल का चाइल्ड का निर्धारण करते हैं, यही तय करते हैं। अब एक लॉ डोमिनेंस आया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के गुणों यानी उसके कैरेक्टर क्या होंगे को फैक्टर्स प्रभावित करेंगे। कोई फैक्टर्स, तमाम फैक्टर्स होंगे वो प्रभावित करेंगे। ये फैक्टर्स, यही वाले फैक्टर्स, ये फैक्टर्स हमेशा जोड़े में होंगे। 2 भिन्न फैक्टर्स होने की स्थिति में एक फैक्टर डोमिनेंट होगा, जैसे एक्स एक्स वाई का है तो एक्स एक्स में दोनों बराबर हैं, लेकिन एक्स वाई में एक एक्स है एक वाई है, तो 2 भिन्न फैक्टर्स होने की स्थिति में एक फैक्टर डोमिनेंट होगा और दूसरा फैक्टर रिसेसिव होगा। ये मेंडल्स, ये एक है वैज्ञानिक, उन्होंने किया। तो ये फैक्टर, तो अगर एक्स और वाई है तो एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। तो अगर एक्स और वाई 2 है तो वाई हमेशा डोमिनेंट होगा, ये उनका सिद्धांत है। वाई हमेशा डोमिनेंट होगा और एक्स सदैव रिसेसिव होगा। अगर एक्स और वाई है तो वाई डोमिनेंट होगा और एक्स हमेशा रिसेसिव होगा। जबकि एक्स वाई छोटा है एक्स बड़ा है, लेकिन तब भी डोमिनेंट वो होगा, तो डोमिनेंट जो होगा वो वाई होगा। इसलिए पिता का फैक्टर ही डिटरमिन करेगा कि बच्चा मेल होगा या फीमेल। अगर एक्स एक्स है तो कोई बात ही नहीं, वहां तो डोमिनेंट, वहां तो फीमेल है। लेकिन एक्स वाई है तो वाई डोमिनेंट होगा, तो वही तय करेगा। क्रोमोसोमस, हमारी कुछ विसंगतियां क्रोमोसोम की है। अब क्रोमोसोम माने यही समझ लीजिए कि एक्स और वाई, एक्स 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 वाई, इन्हीं पर कोई विसंगति होगी। तो एक या अधिक क्रोमोसोम्स की कमी या अधिकता या उसके अरेंजमेंट में विसंगति के कारण ये बीमारियां अथवा विसंगति उत्पन्न होती है। एक्स एक्स वाई है, अब मान लीजिए क्रोमोसोम की विसंगति हम लोग 2 तरह बोले। अगर हम बहुत
सही जानना चाहते हैं तो हम समझे क्रोमोसोम की विसंगति और ऑटोसोम की विसंगति, दोनों में अंतर है अंतर ना। एक ऑटोसोम में 22 पेयर, उसमें आंख ना, उसमें क्या है, उसमें अलग अरेंजमेंट है। जो एक्स वाई की बात है वो वहां अलग है। तो यहाँ एक्स वाई की जहां बात आ रही है वो क्रोमोसोमल कहलाएगी, एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। तो एक्स एक्स होगा तो कोई चिंता नहीं, एक्स वाई होगा तो भी कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर एक्स एक्स वाई हो गया तो चिंता है, अगर एक्स वाई वाई है तो चिंता है। लेकिन अगर 22 में 44 है तो वो 42 22 के 44 हुआ ना, 22 फिर मैंने 44 44, तो 44 में 45 होगा तो वो ऑटोसोम की विसंगति होगी, वो क्रोमोसोम की नहीं होगी। 43 होगा तो भी 44 से अलग होगा तो वो आपके ऑटोसोम की विसंगति कहलाएगी। ठीक है, तो जो किताब में दिया हुआ है उसमें एक ऑटोसोम की विसंगति भी है, देखेंगे भी। सेल डिवीजन, ये कारण क्या है? सेल डिवीजन के समय जो सेल डिवीजन होता है तो उसमें क्या, उसमें मियोसिस या मेटोसिस में व्यवधान कोई होता है, उसकी वजह से होता है। ये कारण कैसे होते हैं? दूसरा, मदर की उम्र का अधिक होना, ये भी एक कारण होता है। तीसरा, एब्डोमिनल रेडियोलॉजी, कोई आपको रेडियोलॉजी किया तो उससे प्रॉब्लम हो गई। फिर ड्रग्स या केमिकल्स का प्रयोग, जैसे एलएसडी, लाइसर्जिक डाइइथाइलेमाइड, एक ड्रग है, जैसे जैसे हेरोइन, मारिजुआना इस तरह होती है, वैसे एलएसडी भी है। तो ये सब खाने में, ड्रग्स में कोई ले रहा है तो उसके प्रयोग से भी हो सकता है। फिर एडनो वायरस टाइप 12 और हेपेटाइटिस वायरस के कारण भी हो सकती है। ऑटो इम्यूनिटी, थायराइड का ऑटो एंटीबॉडी वाला, इसकी वजह से हो सकता है। और जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, ये कारण हो सकते हैं। विसंगति कैसे होंगी? मंगोलियन, इसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। वैज्ञानिक डाउन रहे, उन्होंने इसको देखा तो मंगोलियन को डाउन सिंड्रोम कहा जाता है। ये वास्तव में, अब देखिए उसमें किताब में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़िएगा चैप्टर उसमें, उसमें मंगोलियन भी लिखा हुआ है, सेक्स क्रोमोसोम की विसंगति। लेकिन अब देखिएगा आप कि ये सेक्स विसंगति है कि ये ऑटोसोम की विसंगति है। ये वास्तव में ऑटोसोम की विसंगति है। इसमें एक अतिरिक्त ऑटोसोम होता है, यानी 45XX या 45XY होता है। तो XY की तो कोई गड़बड़ी हुई नहीं, एक्स एक्स की कोई गड़बड़ी नहीं, XX है इसलिए वो गड़बड़ नहीं, XY है तो गड़बड़ नहीं। यानी XY होगा तो मेल होगा और XX होगा तो फीमेल होगी। लेकिन होगा क्या, जो ऑटोसोम है वो गड़बड़ हो गया, वो 45 44 होना चाहिए, वो 45 हो गया है। तो 45 होने की वजह से प्रॉब्लम क्या होगी? फेनोटाइप। अब हम आगे नहीं बताएंगे, ये ऑटोसोम की समस्या है। पहले हम समझे ऑटोसोम की समस्या है, ये हमारी सेक्स क्रोमोसोम की समस्या नहीं है। इसमें या तो लेडी होगी या जेंट्स होगा, मतलब पुरुष होगा या नारी होगी, ये तय करना मुश्किल नहीं है। और स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ी होगी, लक्षण यहाँ पढ़िएगा, वो तो किताब में लिखा हुआ है। कहीं अविकसित ब्रिज वाली छोटी नाक होगी, दोनों आंखों का एंगल झुका होगा, ये सब विसंगति आपकी ऑटोसोम की होगी। कि स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऑर्गन का स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया, ये सब होगी। लेकिन पुरुष और नारी में कोई अंतर नहीं होगा, पुरुष पुरुष होगा, नारी नारी होगी, वो नारी भी होगी। ठीक है, आईक्यू कम हो सकता है। अब सेक्स क्रोमोसोमल विसंगतियां पढ़ लीजिए। टर्नर सिंड्रोम, एक इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम कम होगा, यानी 44X होगा। तो X होने से अब तय नहीं हुआ, एक्स वाई होता तो पुरुष हो जाता, एक्स एक्स होता तो नारी हो जाती। लेकिन यहाँ 44 तो ठीक है, ऑटोसोम सही है, एक्स जो है यानी जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है वो एक कम है, वो मिसिंग है। तो एक्स, इसमें एक्स क्रोमोसोम है, अतः महिला होगी, एक्स है तो महिला होगी। तो ये जीनोटाइप समस्या है, यानी में एक आगे एक्स वाई एक्स होता तो तय हो जाता, एक्स वाई होता तो तय हो जाता। अब इसमें एक्स ही है, तो ये जीनोटाइप समस्या है। अब हम आगे जीनोटाइप फिनोटाइप बताएंगे बाद में। इसमें जो भी आप पढ़िएगा वो भी किताब में पढ़िएगा, ये हम लोग उसमें देख चुके थे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। आकार में कद छोटा होगा, अविकसित सेक्स ऑर्गन होंगे, ओवरीज अविकसित होगी, क्योंकि सारी चीजें एक आधार आधा है। तो स्त्रोचित उभार कम होगा, मासिक चक्र नहीं होगा, बांझपन होगा, मानसिक बौद्धिक क्षमता होगी, क्योंकि 44 है, 44 है तो वहां सब ठीक है, ये एक्स में गड़बड़ी होगी। फिर क्लेनेफेल्टर सिंड्रोम, इसमें एक सेक्स क्रोमोसोम अधिक होता है, 44 होगा
एक्स एक्स होगा वाई हो। 44 तो सही है, ऑटोसोम भी सही है, वहां एक्स एक्स भी सही था, लेकिन एक्स एक्स वाई हो गया। तो ये तो एक वाई होने की जगह पुरुष हो जाएंगे, ये पुरुष होगा, जीनोटाइप ये भी होगा। पुरुषों का लंबा होगा, इनके पैर व बाहें धड़ के अनुपात में अधिक लंबे होंगे, टेस्टिस अविकसित होंगे क्योंकि प्रॉब्लम हो गई ना एक्स, अतः स्पर्म नहीं बनेंगे, पुरुषोचित गुण नहीं होंगे, पेनिस अविकसित होगा, इनके स्तन भारी होंगे, एक्स एक्स है तो ये भी होगा। फिर एक आएगा यूनक, जिसको नपुंसक बोलते हैं, जिसको हम कॉमन में हिजड़े बोल देते हैं। ये ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दोनों की एबनॉर्मलिटी है। अब देखिएगा 46XXY, 46XYY, 46X, 44 होना चाहिए, उसकी जगह 46 है तीनों में। और या तो एक्स वाई होता या एक्स एक्स होता, तो यहाँ एक्स एक्स वाई है, वहां एक्स वाई वाई है, और वहां 46X है। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों समस्याएं हैं। यूनिंज का प्रयोग सर्जरी द्वारा बधिया बनाए गए पुरुषों के लिए किया जाता है, जो वो उनके लिए कहा जाता है जो आर्टिफिशियली कर देते हैं। यूनो चाइल्ड उन पुरुषों यूनो उन पुरुषों को जाता है जिनमें सेक्स ऑर्गन विकसित होते हैं, ये उन्हीं के लिए, मतलब अर्थात न तो प्रजनन के योग्य होंगे और न यौन संबंध बना सकेंगे, इन्हें इंपोर्टेंट या इनफर्टाइल कहेंगे। अब एक और होता है द्विलिंगी, ऐसे व्यक्तियों में पुरुष और महिला दोनों के कैरेक्टर मिलेंगे, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है, ये भी एक अलग से होता है, इसमें हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। इसमें या तो एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे अथवा एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे, परंतु इनमें एक ओवरी और एक टेस्टिस दोनों प्राथमिक अंग होंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब पूरा डेवलप नहीं होंगे, प्राथमिक अंग के रूप में होंगे, वो एक्स दोनों में है। तो इसमें बेसिक वेजिना होगी, स्क्रोटम अलग अलग होंगे, टेस्टिस शरीर के अंदर होंगे, तो यानी अंदर होने से रिप्रोडक्शन वाला प्रॉब्लम आएगी। फीमेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, ये जेनेटिकली नारी होंगी, इनमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होंगे, लेकिन पुरुष की तरह सेक्स ऑर्गन होंगे। क्लाइटोरिस बड़ी दिखेगी, पेनिस की तरह दिखेगी, लेबिया फ्यूज्ड होगी, जो स्क्रोटम टेस्टिकुलर थैले की तरह लगेंगी, वेजिना प्रारंभिक दशा में होगी जो डेवलप नहीं होगी। मेल स्यूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, ये पुरुष होंगे जेनेटिकली, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोसोम होंगे, नारी की तरह अंगों का विकास होगा, यथा स्तन भारी होंगे, टेस्टिस प्रारंभिक दशा में होंगे लेकिन बाद में अविकसित होंगे, पेनिस छोटा होगा, टेस्टिस शरीर के अंदर होंगे, लटकते नहीं है इसलिए रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। स्क्रोटम में 2 शाखाएं होंगी जैसे प्रारंभिक वेजिना हो। ये लगेगा कि हर्माफ्रोडाइट्स, मतलब लगेगा कि वो है। अब जेनोटाइप बात कर रहे थे, फेनोटाइप क्या है? जब किसी व्यक्ति के सेक्स का पता क्रोमोसोमल टेस्ट से ही पता चले, व्यक्ति के सेक्स को अगर जानना हो तो क्रोमोसोमल सेक्स टेस्ट ही पता चले क्रोमोसोम्स क्या है, पुरुष है या नारी, तो इसे हम लोग कहेंगे कि जीनोटाइप। क्यों? जेनेटिकली ही जान सकते हैं इसको, क्रोमोसोमली जान सकते हैं कि क्रोमोसोम कितना है। फेनोटाइप क्या है? जब कोई व्यक्ति बाहर से क्या दिखता है, बाहर से नारी दिखता है, बाहर से पुरुष दिखता है, उसके आधार पर जान सकते हैं कि फेनोटाइप। तो कोई नारी हो लेकिन पुरुष की तरह दिखे तो फेनोटाइप होगी, लेकिन जब हम लोग वो टेस्ट करेंगे जीनोटाइप तो मालूम हुआ कि नारी है। कोई पुरुष है लेकिन नारी की तरह दिख रहा है तो नॉर्मली फिनोटाइप में कहेंगे नारी है, लेकिन जीनोटाइप में कहेंगे पुरुष है, क्योंकि उसमें जो सारे स्ट्रक्चर। एक्स क्रोमोसोम्स वाई क्रोमोसोम से बड़ा होगा। जब सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर होंगे, दोनों एक्स एक्स होंगे, तो वो होमोसोम्स कहलाते हैं, और अगर डिफरेंट होंगे तो वो हेट्रोसोम्स कहलाते हैं। अब कुछ अर्थों शब्दों के अर्थ जानिए। हमारे बीच में प्रीता गांधी मैडम आ चुकी हैं, उनका स्वागत है, सीनियर थेरेपिस्ट हैं। हमारे बीच में अनु ठुकराल जी आ चुकी हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं वो भी, उनका भी स्वागत है, दोनों लोगों का स्वागत है। तो ग्रोथ, अब ग्रोथ क्या है? ग्रोथ क्या जाना जाए? एन इंक्रीज इन लेंथ, हाइट एंड डायमेंशंस। ग्रोथ माने कोई भी, किसी भी व्यक्ति की लंबाई बढ़ रही हो, चौड़ाई बढ़ रही हो,
और डायमेंशन बढ़ रहे हो, आकार बढ़ रहा हो, वेट में, वॉल्यूम में, तो इसको हम ग्रोथ कहेंगे, जहां की भाषा में ग्रोथ कहेंगे, ग्रोथ हो रहा है। व्हाट इज डेवलपमेंट, ये हम लोग बायोलॉजी के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के हिसाब से नहीं, बायोलॉजी के हिसाब से। व्हाट इज डेवलपमेंट, इट इज मैच्योरिटी ऑफ अ सेल। हमारे पास सेल है, हमारे पास ऑर्गन है, हमारे पास बॉडी है, यही तो है तीनों चीजें। तो यानी हर सेल का एक काम है, हर ऑर्गन का एक काम है, हर बॉडी का एक काम है। अगर उस काम को, जो उसका नॉर्मल काम है, जो स्टैंडर्ड, हम लोग स्टैंडर्ड फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मैंने जो उसको कार्यशीलता, कार्यशीलता का जो है, तो जो सामान्य कार्यशीलता कोई सेल का काम हो, जो सेल का काम हो सेल करता हो, जो ऑर्गन काम हो ऑर्गन करता हो, जो बॉडी काम बॉडी करती हो, ब्रेन का काम सोचना तो सोच लेता हो, नहीं सोच पाता तो डेवलपमेंट नहीं है ना। तो वही कहना, इट इज द मैच्योरिटी ऑफ अ सेल, ऑर्गन और बॉडी टू कैरी आउट नॉर्मल स्टैंडर्ड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। तो अगर ग्रोथ है और डेवलपमेंट नहीं है, जैसे बहुत बच्चे ग्रोथ नहीं हो पाती, मानसिक रूप से नहीं हो पाते, तो डेवलपमेंट नहीं होता। ग्रोथ तो होती है, लंबाई चौड़ाई सब होगी, लेकिन डेवलपमेंट नहीं होगा। एम्ब्रायो क्या कहलाता है, एम्ब्रायो को बोलते हैं, ग्रीक वर्ड है ये, इसका मतलब लाइफ दैट ग्रोज इन सम लिविंग बॉडी। लेडी का लिविंग बॉडी में, उसके वूम में कोई चीज ग्रो करती है तो उसको एम्ब्रॉय कहेंगे, तो कहेंगे एम्ब्रॉयो, उसको एम्ब्रॉय कहते हैं, ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। जाइगोट क्या है, ओवम, ओवम स्थिर है एक जगह, उसको फर्टिलाइजेशन के बाद इट कन्वर्ट्स इनटू जाइगोट, वो जाइगोट में कन्वर्ट होता था। पहली बार, पहला सेल जो है, इट इज अ सिंगल सेल, पहली बार जो फर्टिलाइजेशन के बाद जब फ्यूजन ऑफ होता है ओवम का और स्पर्म का, तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। उसके बाद वो जाइगोट बनता है, जाइगोट इज नोन एज सिंगल सेल। तो हम लोगों ने दो शब्द पढ़े, गैमीट, गैमीट माने मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, मेल गैमीट स्पर्म है, फीमेल गैमीट हमारा ओवा है। और फिर जाइगोट, हमने कहा कि सिंगल सेल का जो भी कोई होगा, जब रिप्रोडक्शन हो जाएगा, तो रिप्रोडक्शन के बाद फर्टिलाइजेशन, रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन जब होगा, तो फर्टिलाइज जैसे होगा वैसे सिंगल सेल का बन जाएगा, उसको जाइगोट बोलेंगे, ठीक है। एक और शब्द जानिए, प्रीनेटल पीरियड, द पीरियड ऑफ ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन न्यूट्रस इज प्रीनेटल पीरियड। जो आपके, जो किसी नारी के शरीर में के अंदर रहते हुए ह्यूमन न्यूट्रस में डेवलप होती है, उसको प्रीनेटल, उस समय जो पीरियड होता है वो कहलाता है। नॉर्मली उसका डेज फिक्स है 270 280 डेज लगभग, मोर और लेस। पोस्टनेटल पीरियड क्या है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द यूट्रस आफ्टर बर्थ। बर्थ हुआ, बर्थ होने के बाद जो होगा उसको पोस्टनेटल पीरियड कहेंगे। Gamete, it is the reproductive cell, male or female, capable of entering into process of fertilization. जो process of fertilization के लिए तैयार हो, सक्षम हो, उसको वो रिप्रोडक्टिव सेल होगा, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का होगा, दोनों के लिए गैमीट कहेंगे। मेल गैमीट में स्पर्म कह देंगे, फीमेल गैमीट में ओवा कह देंगे। मेल गैमीट स्पर्म है। अब हम लोग यहां तक आ गए, जो जनरल चीजें थी। अब नाउ वी कम टू फीमेल रिप्रोडक्शन। हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये मेल हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पहले उसको ये शरत ने पढ़ाया था, तो वो भी ग्रुप में डाला जा चुका है। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर रहे हैं। फीमेल में गैमीट के प्रोडक्शन को ओजेनेसिस कहा जाता है। शब्द जाने रहिए कि ओजेनेसिस माने ओवम का जेनेसिस, जेनेसिस माने निर्माण, ओजेनेसिस को फीमेल के गैमीट के प्रोडक्शन कैसे होता है पहले, उसको ओजेनेसिस कहलाता है। फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, अब यहां दो शब्दों का उल्लेख कहीं है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, उसकी बात आएगी।
फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज, ओवरीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, ओवरीज के एक पेयर यानी कुल 2। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं जिसमें फीमेल गैमीट यानी ओवम बनता है, जहां गैमीट बने वही तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमीट यानी ओवम बनेगा, उसे कहेंगे। तो ये ओवरी में कहां बनेगा, ओवरी में बनेगा। और इनका एक और फंक्शन है, ये हार्मोन का सीक्रेशन भी करेंगे। मेल में भी यही है, वहां भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस हैं वहां भी वहां पर भी हार्मोन का सीक्रेशन भी करेंगे और वहां पर मेल गैमीट का निर्माण भी करेंगे। इंटरनल सेक्स ऑर्गन ओवरी है, क्या कहते हैं, जो आंतरिक रूप अंगों में है, जैसे ओवरी जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। दूसरा ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। यही गैमीट फॉर्मेशन का स्थान है, इसी को ओविडक्ट कह सकते हैं या इसी को फेलोपियन ट्यूब हम लोग कह सकते हैं। अब जब गैमीट फॉर्मेशन होगा और यहीं पर जब फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको जाइगोट कहा जाएगा। फिर सर्विक्स होगा, सर्विक्स को बॉटल के निपिल की तरह होता है, तो इसको सर्विक्स का मतलब ही है कि बिल्कुल बॉटल के निपिल की तरह, गर्दन, जहाँ गर्दन की तरह, इसीलिए उसको सर्विक्स जो है लेडी में भी कहते हैं और सर्विक्स हम लोग कहते हैं ऊपर भी, सर्वाइकल इसीलिए बोलते हैं, सर्वाइकल वो भी गर्दन की तरह होता है, बॉटल के निपिल की तरह हुआ। फिर वेजिना होगी, यूट्रस होगा और बार्थोनियल ग्लैंड होगा। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन, इसमें लेबिया मेजोरा होगी, लेबिया माइनोरा होगी, क्लाइटोरिस होगी, यही तीनों संयुक्त रूप से वल्वा कहे जाएंगे। इन्हीं को अगर टोटल कर दें तो इट इज नोन एज वल्वा। एसोसिएटेड या सहायक अंग हो, एक पेयर ब्रेस्ट होंगे। अब कुछ शब्द फिर हम लोग जान लें। कैविटी, जब कैविटी की बात आएगी तो क्रेनियल कैविटी माने ये वाली क्रेनियल कैविटी, ये फिर थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। क्रेनियल कैविटी ये, थोरेसिक कैविटी चेस्ट वाली, फिर एब्डोमिनल कैविटी और उसके नीचे पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी में ही फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो पेल्विक कैविटी में होता है। अब इसको देख लीजिए, फिर इसके बारे में बताएंगे। देखिए लेफ्ट और राइट दो, तो लेफ्ट और राइट में आपको ओवरी दिखाई दे रही है, तो ओवरी जहां दिखाई दे रही है वहां छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं। ओवरी ये अटैच है, एक अटैच है लिगामेंट से अटैच है इससे। फिर एम्पुला आपको दिखाई दे रहा होगा, एम्पुला लिखा होगा। इनफंडिबुलम पढ़िए, इनफंडिबुलम जहां नीचे पढ़िए ये वाला पर है, तो जो इनफंडिबुलम जहां लिखा हुआ है वो ये बिल्कुल समझ लीजिए उंगलियों की तरह का स्ट्रक्चर है वो, ताकि उसको जो ओवम है, जब ओवम आ गया, ओवरी से जब ओवम निकलेगा तो ओवम को ये अपने आप खींच लेते हैं और खींच करके ये सिलिएटेड जो होते हैं, मतलब सिलिया होता है, उनके द्वारा एम्पुला तक ले जाना। देखिए एम्पुला, एम्पुला एम्पुला माने ऊपर का भाग, ऊपर एम्पुला माने फूला हुआ, कोई भी एम्पुला जहां पे होगा वो फूला हुआ भाग होगा। उसके बाद इस्थमस, इस्थमस जहां भी कहीं लिखा मिलेगा तो इस्थमस का भी अगर आप ज्योग्राफी में भी देखें तो इस्थमस माने होता है पतला, पतला स्थान। तो पतला, एम्पुला माने फूला स्थान, तो एम्पुला फूला है और इस्थमस पतला है। तो यही एम्पुला के आसपास जाकर के फर्टिलाइजेशन होना है। फिर उसमें देखिए फंडस ऑफ यूट्रस, ऊपर का जो है फंडस ऊपर है और बॉडी ऑफ यूट्रस ऊपर दिखाई दे है। फिर दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब है। फिर अंदर देखिए, अंदर के स्ट्रक्चर में ये जो यूट्रस का जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें 3 लेयर हैं। एक अंदर के लेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, एंडोमेट्रियम लिखा मिलेगा, एंडोमेट्रियम अंदर की तरफ। फिर उसके बाहर, फिर उसके बीच वाले में हम लोग मायोमेट्रियम और उसके बाहर की तरफ पेरीमेट्रियम। और नीचे आइए तो सर्वाइकल कैनाल, जहां पर के सर्वाइकल थोड़ा सा पतला जगह है वहां पर सर्वाइकल, फिर उसी को वहीं पर सर्विक्स जहां पर वो है। उसके बाद ये वाले वेजिनल पार्ट जो ट्यूब
ट्यूब स्ट्रक्चर है, वो वेजिना का पार्ट दिखाया गया। अब हम लोग आगे उस पर चर्चा करते हैं। ओवरी, यूट्रस के दोनों ओर एक एक ओवरी होगी, एलमंड शेप की होगी। हमारे बीच में प्रतिभा राज जी उपस्थित हो गई हैं, समवाई फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, और सेकंड सत्र में हमारी फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो ओवरी, प्रणाम सर। हाँ, यूट्रस के दोनों ओर एक एक ओवरी हुई, हमने देखा एलमंड शेप्ड है। इसमें ही ओवा या ओ साइट, हम ओ साइट भी कहते हैं उसको, ओ साइट माने सेल, ओ साइट माने ओ जेनेसिस के द्वारा दो, तो ओ साइट ओवम, ओ साइट भी उत्पन्न होते हैं। यही हार्मोन्स का सीक्रेशन करेंगे। ये हार्मोन दो तरह के होंगे, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। दो हार्मोन्स का सीक्रेशन यही करेंगे, यही जो ओवरी, दोनों ओवरी लिगामेंट से अपने स्थान पर स्थिर रहेगी। ये न तो यूट्रस को टच करेगी और न फेलोपियन ट्यूब को टच करेगी, किसी को टच नहीं करती, हवा में रहती है, लेकिन ये सस्पेंडेड दशा में रहती है, किसे लिगामेंट से बंधी होती है। ये 3 से 5 ग्राम भार की होती है। एक माह में एक ओवरीज ही ओवा निकालेगी, लेफ्ट राइट, कभी लेफ्ट से निकले कभी राइट, ठीक है। ओवा या ओवम मोटाइल सेल नहीं है। कोई कभी क्वेश्चन आए कि वेदर दे आर मोटाइल सेल, नो, दे आर नॉट मोटाइल सेल, दे आर स्टेशनरी। फेलोपियन ट्यूब क्या है, उससे तो वो ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। फेलोपियन ट्यूब क्या है, सिलिएटेड कॉलम, सिलिएटेड माने सिलिया से बनी, सिलिया, इसमें सिलिया होते हैं, सिलिया माने थोड़ा सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर टाइप के। सिलिएटेड कॉलम से लाइंड होगी, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होगी, यूट्रस के दोनों तरफ होगी, यूट्रस इधर है लेफ्ट राइट में। इनकी संरचना में एक फनल के आकार का इनफंडिबुलम दिखाया था, इसमें ही फिम्ब्रेई अटैच होता है, वो ऐसे इनफंडिबुलम में वो ओवा को आकर्षित कर लेता है। फेलोपियन ट्यूब में एक फूला हुआ भाग एम्पुला होता है, हम लोगों ने दिखाया था भी, जो सबसे लंबा भाग है। इसमें एक संकरा भाग भी स्थमस होता है। फेलोपियन ट्यूब अंत में यूट्रस में ओपन हो जाएगी। अब देखिए, एम्पुला माने फूला हुआ जो भाग है, नामक भाग में ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होगा, यहीं पर ओवा वेट करेगा, ओवा विल वेट फॉर स्पर्म टू कम, क्योंकि ओवम स्वयं मूव नहीं कर सकता, मोटाइल नहीं है, इमोटाइल है। अतः फिम्ब्रेई उसके ऊपर एक्शन करेगा। फिम्ब्रेई में इस तरह का एक्शन, ओवा यहाँ पर मान लीजिए, तो इस तरह का एक्शन उसमें होता है, सो दैट कि वो ऊपर की तरफ उसको खींच लेते हैं, और वो उस एक्शन से ओवम होकर के सिलेटेड सेल्स, अब यहाँ पर सिलेटेड सेल्स है, तो उनके माध्यम से वो आगे हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उनसे आगे वो एम्पुला तक ले, एम्पुला में जाकर के उसको रोक देते हैं। यूट्रस उल्टी नाशपाती की तरह है, उल्टी नाशपाती की तरह है। सामान्य रूप से ये एक शब्द आता है कि वेदर इट इज एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन। अब आता है कि यूट्रस इज एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन, ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। यूट्रस की पोजीशन अगर एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन लिखी है तो यह सही है। यूट्रस उल्टी नाशपाती की तरह है, सामान्य रूप से ये एंटीवर्जन एंटीफ्लेक्शन है, अर्थात इसकी बॉडी माने देखिए, फिर देखिए, ये बॉडी ऑफ यूट्रस, ऊपर की बॉडी दिखाई दे रहा है, जो ऊपर सब दिखे है, जहां फंडस ऑफ यूट्रस लिखा हुआ है, फंडस ऑफ यूट्रस, वहीं पर बॉडी ऑफ यूट्रस लिखिए, यही जो ऊपर है। अब ये इसको ये देखिए स्ट्रक्चर देखिएगा, इसको कैसे, इसको क्या बता रहे हैं, अर्थात इसकी बॉडी आगे की ओर, एब्डोमेन की ओर, एब्डोमेन की ओर झुकी है। आगे एब्डोमेन है, पीछे क्या है, पीछे हमारा स्पाइन है। तो अगर एब्डोमेन की ओर झुकी हुई है तो ये नॉर्मल है,
ये आगे एब्डोमेन की ओर, ऊपर वाला भाग एब्डोमेन की ओर झुका होता है, इसलिए नॉर्मल कहलाती है। और पीछे की अगर झुका हो, यूं करके यूं हो, अंदर की तरफ हो और स्पाइन की तरफ झुकी हो, तो ये रिट्रोवर्जन कहलाती है, जो विसंगति है। इसके विपरीत रिट्रोवर्जन है, ये सामान्य दशा कौन, जो एंटीवर्जन और एंटीफ्लेक्शन सामान्य दशा है, जिसके विपरीत रिट्रोवर्जन है, जिसमें यूट्रस की बॉडी स्पाइन की झुकी होगी, इसे ही वोम्ब या कोक कहते हैं। ये आगे झुके होने से वो शायद इसमें फायदा होता है कि बर्थ के समय इसको मदद मिलती है। इसकी रचना में 3 लेयर्स का बहुत महत्व है। बाहरी दीवार थिक वॉल है, जो मस्कुलर मसल से बनी है। तो हमेशा समझिए, मस्कुलर मसल्स माने दे कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, एक्सपेंडेड बाय यू, बाय ब्रेन। ये मस्कुलर मसल्स आप फैला, उसको सिकोड़ सकते हैं और फैला सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करा सकते हैं। बारी क्यों, गर्भावस्था में जन्म के समय इसे कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं वॉलंटरली, वॉलंटरी माने ब्रेन की वजह से वॉलंटरी करा सकते हैं। तो ये इसीलिए बाहर वाला जो है उसको, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, एक्सपेंड हो सके। बीच की दीवार मायोमेट्रियम है, जो स्मूथ मसल्स की बनी है। इट कैन नॉट बी कॉन्ट्रैक्टेड, इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। ये आपका वॉलंटरली नहीं हो सकती, ये इनवॉलंटरी उसका मूवमेंट है जो भी है। मायोमेट्रियम, बीच की दीवार मायोमेट्रियम है, ये स्मूथ मसल्स की बनी है, इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते। अंदर की दीवार इंडोमेट्रियम कहलाती है, जो गर्भधारण के करने की स्थिति में अगर नहीं कर रहे हैं तो नष्ट हो जाती है। और यही जो नष्ट होती है तो उससे ब्लड निकलता है, और इसे ही मेंस्ट्रुएशन कहेंगे। सर्विक्स, यूट्रस में नीचे की ओर हम लोग सर्विस देखा था, ये सर्विक्स का है, नीचे हम लोग का जो दिखाया था। यूट्रस में नीचे की ओर जहां वेजिनल कैनाल मिलती है उसे कहते हैं, वेजिनल कैनाल यहीं मिलेगी, और यूट्रस में सबसे नीचे, इसे माउथ ऑफ यूट्रस भी कह सकते हैं, कहते हैं लोग कि माउथ ऑफ यूट्रस यहीं से शुरुआत होती है। इसलिए यूट्रस सर्वाइकल कैनाल और वेजिना को मिलाकर, यूट्रस के ये सर्वाइकल कैनाल और वेजिना को मिलाकर संयुक्त रूप से इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। अगर इसको दोनों को मिला दे, वेजिना मिला दे और यूट्रस सर्वाइकल कैनाल मिला दो, तो हम दोनों को बर्थ कैनाल कह सकते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिया जो बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें बोलते हैं ओवरी का संक्षिप्त वर्णन। यह नारी प्रजनन तंत्र का अनिवार्य अंग है, जो न केवल प्रजनन में बल्कि हार्मोन संतुलन बनाने में भी मदद करता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, ओवम का निर्माण करना और उसे परिपक्व बनाना है। यही ओवम का निर्माण करता है, यहीं पर होता है। ओवम निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। ओवरी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब अंतर यहीं पर शुरू हो जाता है। अब यहीं पर समझिए कि ये इसका जो है स्ट्रक्चर बहुत सरल है, लेकिन जो फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है। मेल में उल्टा है, स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, फंक्शन बहुत सरल है। इसका स्ट्रक्चर बहुत सरल, लेकिन इसका फंक्शन बहुत कठिन। पूरा फंक्शन जो है, बर्थ तक का फंक्शन मतलब जानना बहुत टेढ़ी खीर है। पुरुष में क्या है, देखिए पुरुष में oogenesis और वहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों में अंतर है। पुरुष में 14 से 15 वर्ष की उम्र में स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, उसके पहले नहीं होती। उसके पहले मेल में स्पर्म बनने की प्रक्रिया नहीं शुरू होती है, 14 से 15 वर्ष की उम्र में ही शुरू होती है। किंतु लेडी के मामले में, नारी के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओवरी में
ओवल शेप संरचना बादाम की आकृति की है। बाहरी भाग में, अब इसको हम लोग दिखाते हैं आगे, पहले ये थोड़ा सा देख लीजिए। जो इसका बाहरी तरफ, जहां जब आपका दिखाया जा रहा है बाहरी की तरफ, वहां बाहरी भाग जो है वो किसी भी अंग का समझिए कि नॉर्मली बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का भाग मेडुला कहलाता है। तो अंदर के भाग मेडुला है। अब बाहरी में देखिए, इसमें जो है ये तमाम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। इन्हीं स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये देखिए प्रिमोर्डियल फॉलिकल्स लिखा हुआ है। प्रिमोर्डियल मतलब जन्म से पहले ही ये हमारे फॉलिकल्स ऑलरेडी हैं। जन्म के पहले से ही ये फॉलिकल, जन्म के पहले से ही ये फॉलिकल्स मौजूद हैं, जो नष्ट हो रहे हैं, लेकिन इतने कुछ मौजूद जरूर रहेंगे। यही डेवलप होते हैं बाय द, ये जो हम लोग हार्मोनल सिक्रेशन होता है, इन्हीं के माध्यम से ये आगे प्राइमरी फॉलिकल बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर टर्शरी बनेगा, ग्राफिन सेल ग्राफियन सेल बनेगा, ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, फिर वही ओसाइट बनेगा। यही बाहर आकर के निकल के बस्ट आउट हो जाएगा, यही ओवम के रूप में, जिसको हम बोलेंगे ओवम। और जो बच जाएगा, जो नष्ट हो जाएगा, जो आधा हो जाएगा, उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोल देंगे। ठीक है, ये सब चीजें, तो ये स्ट्रक्चर बहुत सरल है, लेकिन वो उसका है कॉम्प्लेक्स वो मतलब कॉम्प्लेक्स वो है, इसको धीरे धीरे समझना है। इसको बार बार आप लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि जानते कोई नहीं। इसका प्रमुख कार्य ओवम का निर्माण करना और उसे परिपक्व बनाना है। ओवम निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं, और ओवरी लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। पुरुष में 14-15 की उम्र में स्पर्म बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो नारी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब क्या होता है सुनिए। ओवरी में ओवल शेप्ड संरचना बादाम की आकृति की होती है। बाहरी भाग में इपिथेलियम में, देखिए बाहरी भाग है जो दिखाई दे रहा है, उसमें जर्म सेल होते हैं। जर्म सेल सब जगह होंगे, जर्म सेल मेल में भी होंगे, यहाँ भी होंगे, है ना। जब तक जर्म सेल नहीं होंगे तब तक आगे डेवलपमेंट नहीं होगा। इन्हें जर्मिनल इपिथेलियम कहा जाता है। ये जो जर्म सेल हैं, इन्हें जर्मिनल इपिथेलियम कहा जाता है। इपिथेलियम हम लोग सुनते हैं ना कि हमको सुरक्षा वाली कवर होती थी, इपिथेलियम माने, तो वही चीज है। जर्मिनल एपिथेलियम जर्म सेल्स को ही कहते हैं। बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहेंगे और आंतरिक भाग को मेडुला कहेंगे। ये हर जगह है, कहीं आप किडनी में भी पढ़ेंगे वहां कि कॉर्टेक्स वाला है। कॉर्टेक्स और मेडुला आपने पढ़ा होगा ड्रिल गन में। तो एक कॉर्टेक्स से, और कॉर्टेक्स से कौन निकलता है, मेडुला से कौन निकलता है। तो वो बाहरी भाग कॉर्टेक्स है, आंतरिक समस्त भाग को स्ट्रोमा कहेंगे। जो आंतरिक भाग है, जो कॉर्टेक्स वाला है, जो वो आंतरिक भाग मेडुला है, और बाहर की आंतरिक कॉर्टेक्स है, और आंतरिक भाग को मेडुला कहें। आंतरिक में सारी चीजों को शामिल कर ले, जो मेडुला का पूरा सब सारा एरिया, उसको स्ट्रोमा कहेंगे। ठीक है, कॉर्टेक्स वाले भाग में ओवेरियन फॉलिकल्स उपस्थित होते हैं। ये फॉलिकल्स उपस्थित होंगे, अब आगे बताएंगे कब कैसे उपस्थित होंगे। मेडुला में ब्लड वेसल्स होगी बीच का, इसलिए उसको रक्ताभ मतलब कलर से, अगर कलर से दिखाना हो तो उसको रेडिश कलर दिखा देते हैं कि वहां रक्त ब्लड वेसल्स होगी। यहाँ तो ब्लड वेसल्स में लाल होगा, बीच वाला भाग लाल होगा, और बाहर में हमारा जो है फॉलिकल्स उपस्थित होंगे। कॉर्टेक्स स्थित सुंदर स्ट्रक्चर ओवेरियन फॉलिकल्स से ही ओवम डेवलप होंगे। यही जो स्ट्रक्चर सुंदर सुंदर बने हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं, वही ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, और उन्हीं से ओवम डेवलप होंगे, उन्हीं से ओवम बनेगा अल्टीमेटली। अब ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस समझ लीजिए। किसी भी गर्ल चाइल्ड में जन्म से ही जो ऊगोनियम, देखिए ऊगोनियम कहलाएंगे, यानी स्टेम सेल कहलाएंगे ना शुरू में, जो स्टेम सेल होंगे शुरू में, ऊगोनियम यानी स्टेम सेल होते हैं। ही ऊगोनियम पहले मतलब बर्थ हुआ, एग्जिस्ट करते हैं।
उनसे तुरंत ही ओवम बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जन्म से ही ओगोनियम यानी स्टेम सेल होते हैं, उनसे तुरंत ही ओवम बनने की प्रक्रिया शुरू स्टार्ट हो जाती है। जन्म बाय बर्थ, सामान्य भाषा में कहें तो प्राइमरी oocyte बनना शुरू हो जाता है, प्राइमरी oocyte है। किंतु प्राथमिक प्रक्रिया के जो 4 फेज होते हैं, एक होता है प्रोफेज, ये उनका फेज है, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये 4 फेज होते हैं, वो पूरा नहीं हो पाता है। अब जो शुरुआती oocyte और उसके आसपास के ग्रेनुअल सेल्स होते हैं, वे समग्र रूप से प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाते हैं। इनको दोनों को संयुक्त रूप से जो प्राइमरी फॉलिकल्स, तो यानी प्राइमरी फॉलिकल्स जन्म से ही बन जाते हैं। कोई प्रोसेस शुरू हुआ oocyte बनने की प्रक्रिया, लेकिन बीच में रुक गई, तो अब रुक गई तो जो स्ट्रक्चर बना oocyte और उसके ग्रेनुलर सेल्स होते हैं, वो उनको प्राइमरी फॉलिकल्स कह देते हैं। तो ये प्राइमरी फॉलिकल्स है। ये प्रक्रिया प्रोफेज में रुक जाती है। इसी जो प्रोफेज वाला है, पहला प्रोफेज, 4 फेज में डेवलपमेंट होता है प्रोसेस, लेकिन प्रोफेज में ही रुक जाती है। और तब तक लाखों की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुके होते हैं। नोट कर लीजिए, प्रोफेज स्टेज में ही रुक गई, लेकिन तब लाखों की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल्स बन चुके होते हैं। इसमें लगभग अभी यहां पर देखिए, ये जो जन्म का लिखा हुआ ना, जन्म से जो जन्म का कंसेप्ट है, वो जन्म माने फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जैसे बात बना, जैसे बर्थ शुरू हुई, वहां पर अंदर की बात हो रही है, तो यही अंदर की बात है। तब तक लाखों की संख्या में प्राइमरी बन चुके होते हैं। इस समय लगभग 280 दिन हो जाते हैं और पार्चुरेशन यानी डिलीवरी हो जाती है। तो ये जो अभी प्रक्रिया चल रही थी, ये सब आपकी अभी बर्थ नहीं हुआ था। जन्म माने जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन हुआ और आपका जन्म के 4-5 दिन बाद फिर यूट्रस में आके चिपक गया मरोला के रूप में, उसको हम लोग बोलेंगे, शब्द उसका है, अभी बताएंगे। तो वो कंसीविंग जैसे कंसीविंग 5 दिन बाद हो गई, तो वो से प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो प्रोफेज में रुक गई, लाखों की संख्या में प्राइमरी फॉलिकल्स बन गए और इस समय लगभग 280 दिन हो गए, और पार्चुरेशन, डिलीवरी को वहां की भाषा में पार्चुरेशन कहते हैं, ये बायोलॉजिकल भाषा है। तो पार्चुरेशन हो गई। 13 वर्ष की उम्र होते होते किशोरी में प्राइमरी फॉलिकल्स का डिजनरेशन की प्रक्रिया चलती रहती। अब जैसे जन्म हुआ, उसके बाद डिजनरेशन शुरू हो गया, इनका सबको मरना शुरू हो गया, ये सारे प्राइमरी फॉलिकल्स डेथ होने, मतलब डिजनरेशन शुरू हो गया। इसे फॉलिकुलर एट्रेजिया कहते हैं, ATRASIA, एट्रेजिया कहते हैं। अब 13 वर्ष की उम्र तक लगभग 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स प्रति ओवरी बचे रह जाते हैं। 13 वर्ष की उम्र तक जब तक हुई, तब तक 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स प्रति ओवरी बचे रह जाते हैं। जो प्राइमरी फॉलिकल्स दिखाया गया है, बीच में एक सेंटर, उस पर चारों तरफ हो, फिर उसी को आगे डेवलप होना है, वही डेवलप होते होते बर्स्ट आउट हो जाएगा अंत में। यही प्राइमरी फॉलिकल्स आगे चलकर सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाते हैं। यही प्राइमरी फॉलिकल्स आगे चल के सेकेंडरी बनाएंगे। सेकेंडरी माने उससे बड़े हो गए, उससे बड़े हो, डेवलपमेंट होगा ना, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, तो हो गए। फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स से टर्शियरी फॉलिकल्स बनेंगे, और यही टर्शियरी फॉलिकल्स में ही प्राइमरी oocyte पड़े होंगे। टर्शियरी फॉलिकल्स में प्राइमरी oocyte पड़े होंगे उसी के अंदर। तो टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफिन फॉलिकल बनेगा, और उसके बाद सेकेंडरी oocyte बनेगा। इसे ही ओवम, जब सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, उसको ही ओवम कहेंगे। प्रोसेस थोड़ा सा हुआ ना, थोड़ा सा कठिन हुआ पहले, यानी 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं एट द एज ऑफ 13।
किशोरावस्था आने पर हर माह ओवरी से एक ओवम परिपक्व होकर बाहर आएगा। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहेंगे। ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन ही प्रेगनेंसी का प्रथम चरण है। यहीं से शुरुआत हुई। पहले अब पहले चरण के मतलब अब शुरुआत हुई कि भाई ओव्यूलेशन शुरू हुआ, तो अब वो मदर बनने योग्य हो गई। यही ओवम यदि स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो प्रेगनेंसी अर्थात कंसीविंग होगी। प्रेगनेंसी कंसीविंग, थोड़ा प्रेगनेंसी डिफरेंट चीज है। पहले स्पर्म फर्टिलाइजेशन होगा तो आगे चल के 6 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद प्रेगनेंसी या कंसीविंग होगी। प्रेगनेंसी तभी मानते हैं जब कंसीविंग हो जाती है, फर्टिलाइजेशन को नहीं मानते। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद आता है 5 दिन, 4-5 दिन में, और वो मोरला स्टेज में 16 सेल का हो जाता है। अभी तो सिंगल सेल का था, तो सिंगल सेल के बाद जब वो 16 सेल का हो जाएगा, उस प्रोसेस में आएगा। हम लोगों ने बताया था ना, एम्पुला के आसपास हुआ उसका, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन हो गया, तो एम्पुला से आएगा ना यूट्रस तक, तो यूट्रस तक आने में 5 दिन लगेगा, और जब 5 दिन लगेगा तो जब आकर के चिपक जाएगा, जब यूट्रस में तो चिपक जाएगा, तब कंसीविंग कहलाएगी। उसके पहले फर्टिलाइजेशन क्यों कहलाएगा। तब प्रेगनेंसी अर्थात कंसीविंग होगी, अन्यथा एंडोमेट्रियम वॉल नष्ट होकर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के रूप में बाहर निकल जाएगी। अगर नहीं फर्टिलाइजेशन हुआ तो ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एस्ट्रोजन नारी के सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स को बनाने के लिए जिम्मेदार है। पहला सेक्स कैरेक्टर तो मालूम हुआ कि ओवम है, ओवरी है, ये होगा। दूसरा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बनाएगा कि जैसे क्या होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, कूल्हों की आकृति निर्माण हो जाएगा, पीरियड्स की शुरुआत होगी, ये सब करेंगे। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, यूट्रस की भीतरी परत को मोटा बनाएगा। अब उसको लग रहा है कि एक दिन फर्टिलाइजेशन होगा और यूट्रस को हम तैयार कर दें, यूट्रस संबंधी उसके रहने का स्थान है, तो वो यूट्रस की भीतरी परत को मोटा बनाने लगेगा, जिससे एम्ब्रॉय के आरोपण व पोषण सहायता मिलेगी। तो भीतरी परत माने वही एंडोमेट्रियम जो है, उसको वो मोटा करता जाएगा, सो दैट कि जैसे जब आए तो यहीं से न्यूट्रिशन मिलना है, क्योंकि वही तो उसका घर है, उस घर में आकर के उसको मिलना है, न्यूट्रिशन मिलना है, और वहीं पर उसको रहना है, वहीं पर खाना पीना करना है। तो ये दिस इज द प्रोसेस। ओवरी की कार्यप्रणाली का तालमेल, प्रतिमा राय मैडम लेट हो रहा है क्या? सर, लेट हो रहा है क्या? 7-9 हो गया सर, पढ़ा लीजिए थोड़ा देर। नहीं, बस 2-3 मिनट बस, थोड़ा सा बता दें। जी सर, जी। ओवरी की कार्यप्रणाली का तालमेल ब्रेन की पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेटेड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से होता है। ये हार्मोन ओवम के डेवलपमेंट, विकास और ओव्यूलेशन को कंट्रोल करते हैं, है ना। एफएसएच करेगा और एलएच करेगा, 2 चीजें होंगी। मेनोपॉज के बाद ओवरी की सक्रियता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर गिरने लगेगा, फलस्वरूप अनेक शारीरिक मानसिक परिवर्तन होने लगेंगे। तो हम लोग यहीं पर अभी रोकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में है, ताकि एक बार जो है हम लोग इस प्रोसेस को समझ जाएं। डिटेल में हम लोगों ने कोशिश किया है कि डिटेल में बन जाए, तो एक बार तय हो जाए, फिर हम लोग इसको पढ़ें। और अप टू मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो खुद ही बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको हम लोग कई उसमें कोशिश करेंगे। हमारे बीच में जिंतू भट्टाचार्य जी ज्वाइन की है बेंगलुरु से। जिंतू मैडम ने बेंगलुरु ज्वाइन किया शायद। नहीं सर, मैं बल्लभगढ़ फरीदाबाद में रहता हूँ। अच्छा, फरीदाबाद में, अच्छा, ठीक है। वो सॉरी, वो एक ऐसी तरह नाम उनका भी है मैडम, वो भी जिंतू की लिखती हैं, लेकिन वो शायद वहाँ की है, बेंगलुरु की, तो मुझे लगा शायद वो है। ठीक है, आपका स्वागत है। तो हम लोग इसको यहीं पर अभी छोड़ते हैं, आगे हम लोग इसके आगे ही उसी तरह करेंगे, 2-3 इसका वो होंगे, क्योंकि ये 2 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोक्राइन सिस्टम वाला वो है, तैयारी जी लेंगे उस क्लासेस को,
और तिवारी जी बढ़िया डिटेल में पढ़ाएंगे, 3 क्लासेस उनको दिए हुए हैं और हम लोग इसको पढ़ लेंगे ताकि इसके बारे में हमारा उसका कुल मिलाकर के इसके आधार पर करना क्या है। इसके आधार पर जानना ये है कि अगर हम कोई फीमेल की कोई समस्या समझना चाहते हैं तो हमको, अगर बीएचबी के हिसाब से हमको थोड़ा सा मालूम है तो हमारे आयुर्वेदिक में, हमारे चाइनीज में हम जो ट्रीटमेंट कर सकते हैं वहां तक पहुंचना है हमको। तो ये हमारी सहायता के रूप में स्टेपिंग स्टोन है हमारे पास ना, ये सहायता मिलती है, इससे हमको समझ में आता है कि हमारा ये चीज है। तो अब हम कोई चीज नहीं हो रही है तो हमको, अगर हम लोग जब वो पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो हम लोग समझ में आएगा कि एलएच और एफएसएच का रोल कहाँ कहाँ है, कैसे डेवलप होते हैं। अगर मान लीजिए एलएच कम है या एफएसएच कम है तो क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, यही एलएच और एफएसएच का सिक्रेशन बढ़ाना। तो कहाँ से होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास है। तो ये हम लोग उसी आधार पर इसको पढ़ना चाहते हैं कि हमको उनको समझ जाए तो हम लोग फिर आगे चल के वो, तो हम लोग याद करते हैं खेमका सर को, उनकी ऊर्जा को हम लोग ग्रहण करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने ज्ञान को किसी न किसी रूप में बढ़ाएं। और ज्ञान अगर बढ़े हमारा तो इसको हम ऊर्जा माने और ये इसी ऊर्जा को हम लोग ट्रांसफर करें, तभी खेमका सर का सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विराम देते हैं। हमारे बीच में नरेंद्र सिंह ज्वाइन कर चुके हैं, उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी 2 मिनट के ब्रेक के बाद आते हैं।